Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्टेड. बहुत कोशिशों के बाद लैंसी चैन को फाइनली नींद आ जाती है, पर यह नींद ज़्यादा देर टिकती नहीं. करीबन 2 घंटे बाद ही लैंसी चैन उठ गए थे. अभी भी उनके दिमाग में 1000 सवाल चल रहे थे, पर उन 1000 सवालों का एक भी जवाब उनके पास नहीं था. क्या वो सब सच था, सपना था, या बस उनकी इमेजिनेशन थी? पर ये इमेजिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था. मतलब वो सब रियल था. पर क्या वो सच है? अगर उन्होंने जो देखा वो सच है, तो इससे ज़्यादा खुशी की खबर और कोई हो ही नहीं सकती. लैंसी चैन सोचते हैं कि उन्हें सच्चाई का पता करना होगा, क्योंकि ऐसे ही वो कन्फ्यूजन में जी नहीं सकते, ना बाकियों को रख सकते हैं. भले ही किसी और को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, पर फिर भी सबका सच जानने का हक है. जिस वजह से लैंसी चैन बेड से नीचे उतरते हैं, अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करते हैं और रूम से बाहर आ जाते हैं. वो लान वांगजी के रूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि लान वांगजी अभी भी बेड पर पीसफुली सोया हुआ था. उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है. लैंसी चैन वांगजी के रूम की डोर को बहुत धीरे से बंद करते हैं और नीचे आ जाते हैं. मेट्स को वांगजी का ख्याल रखने के लिए कहकर वो सीधा वापस से 3 घंटे की ड्राइव करते हैं और उस ऑर्फनेज के पास पहुंच जाते हैं. लैंसी चैन अंदर एंटर करते हैं. अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और कुछ बुजुर्ग लोग बच्चों के साथ खेल रहे थे और कुछ अपने अपने काम कर रहे थे. ये ऑर्फनेज भी था और एक ओल्ड एज होम भी था. एक्चुअली यहाँ सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, वो बुज़ुर्ग भी रहते थे जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया, या फिर जिनके पास रहने के लिए कोई जगह ना हो, ऐसे लोग भी यहाँ रहते थे. जैसे ही लैंसी चैन अंदर की तरफ देख रहे थे, अंदर बहुत खूबसूरत नज़ारा था. छोटे बच्चे खेल रहे थे, आसपास छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए थे और बहुत खूबसूरत से उस सारी जगह को डेकोरेट किया गया था. कुछ बच्चों के आर्ट पीसेस भी वहाँ लगे हुए थे. वो बिल्डिंग बहुत पुरानी लग रही थी, पर फिर भी छोटे बच्चों ने अपना कमाल उस बिल्डिंग के दीवारों पर दिखाया था, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग की दीवारें जो बहुत पुरानी थी, कलरफुल नज़र आ रही थी. कुछ कार्टून्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें उन बिल्डिंग की दीवारों पे बनी हुई थी, जो उस बिल्डिंग को बहुत खूबसूरत नज़ारा दे रही थी. सच में अंदर एक छोटी सी दुनिया बसी हुई थी. जिन लोगों का बाहर की दुनिया में कोई नहीं है, उनके लिए ये छोटी सी दुनिया बहुत खूबसूरत थी. अचानक लैंसी चैन के सामने एक पर्सन आ जाता है. वो पर्सन लैंसी चैन की तरफ देखता है और उन्हें रिस्पेक्टफुली बो करके उन अपना नाम वेनिंग बताता है. लैंसी चैन भी उस पर्सन को देखते हैं और रिस्पेक्टफुली बो करते हैं. वेनिंग यहाँ आने का रीज़न पूछता है लैंसी चैन से. तब लैंसी चैन बताते हैं कि कल रात को उन्होंने एक पर्सन को यहाँ छोड़ा, इस ऑर्फनेज के बाहर. उस पर्सन का कुछ सामान उनकी गाड़ी में रह गया है और वो वही सामान लौटाने के लिए यहाँ आए हैं. वेनिंग कुछ देर सोचता है और वो कहता है, ठीक है, अब मुझे दे दो. लैंसी चैन तुरंत रिफ्यूज़ कर देते हैं और कहते हैं, नहीं, मुझे उस पर्सन से ही मिलना है. एक्चुअली मुझे उससे कुछ काम भी है. वेनिंग कुछ सोचता है और कहता है, वो पर्सन यहाँ नहीं है, वो बाहर गया हुआ है. लैंसी चैन के चेहरे की स्माइल थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, पर फिर भी वो अपना कॉन्फिडेंस वैसे ही बरकरार रखते हुए वेनिंग से कहते हैं कि वो पर्सन कब आएगा. अगर वो जल्दी आएगा तो वो उसका वेट कर सकते हैं. वेनिंग कुछ देर सोचता है और कहता है, वो पर्सन कब आएगा ये तो किसी को नहीं पता. वो हो सकता है अभी आ जाए, या हो सकता है आए भी ना. उस पर्सन के बारे में ज़्यादा कुछ वेनिंग लैंसी चैन को बताना ही नहीं चाहता था. ये बातें वेनिंग की आवाज़ से साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि वेनिंग बहुत सी बातों को इग्नोर कर रहा था. इनफैक्ट वेनिंग ने अभी तक उस पर्सन का नाम तक नहीं बताया था. लैंसी चैन समझ रहे थे कि वेनिंग उस पर्सन की आइडेंटिटी हिडन रखना चाहता है. वो भी ज़्यादा जोर नहीं देते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो वेनिंग को उन पर शक हो सकता था. वो आसपास देखते हैं, एक बच्चे से जो ड्राइंग कर रहा था, पेपर और पेन लेते हैं, उस पेपर पर अपना नंबर लिख देते हैं और वो पेन उस बच्चे को वापस कर देते हैं और उस छोटे से पेपर को वेनिंग की तरफ बढ़ा देते हैं और कहते हैं, जब वो पर्सन आ जाए तो उसे ये नंबर दे देना ताकि वो मुझे कांटेक्ट कर सके. जब
वो मुझे कांटेक्ट करेगा तो मैं उसे उसकी चीज़ वापस लौटा दूंगा। वेन्निंग पहले तो हेजिटेट करता है, पर बाद में कुछ सोचकर वो नंबर ले लेता है और लैन सिचन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और ये भी बताता है कि वो पर्सन आने के बाद वो उनका मैसेज उस पर्सन तक पहुँचा देंगे। लैन सिचन जस्ट नोट करते हैं और उस ऑर्फनेज से बाहर आ जाते हैं। वो थोड़ा दूर आते हैं, एक पर्सन को कॉल करते हैं और अपनी कार में उस पर्सन का आने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ देर बाद एक पर्सन वहाँ आता है। लैन सिचन उस पर्सन को कहते हैं कि उसे इस ऑर्फनेज पर नज़र रखनी है और जो भी इस ऑर्फनेज में आज आएगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और वो पर्सन वही ऑर्फनेज के बाहर छुप कर खड़ा हो जाता है और उस ऑर्फनेज की तरफ नज़र रखने लगता है। लैन सिचन घर आते हैं और फिर से वांगजी के रूम की तरफ चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वांगजी अभी भी सोया हुआ था। वो वांगजी को ज़बरदस्ती उठाते हैं और नीचे लंच के लिए लेके आते हैं। ऑब्वियसली बहुत लेट हो चुका था। लैन सिचन को जाने में और आने में 6 घंटे लग चुके थे और वहाँ भी वो 1-1.5 घंटे रुके हुए थे, तो अब उन्हें ऑफिस भी जाना था। वो लंच करते हैं और वांगजी को खींचते हुए ऑफिस लेके जाते हैं। एक्चुअली वांगजी को ऑफिस जाना पसंद नहीं था। वो अपनी उन 4 अंधेरी दीवारों में ही अपना टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता था, पर लैन सिचन अपने भाई की ज़िंदगी ऐसे ही अंधेरे में कटते हुए नहीं देखना चाहते थे, जिस वजह से वो ज़बरदस्ती ही वांग खींचते हुए ऑफिस ले जाते हैं। एक्चुअली लैन सिचन वांगजी को ऑफिस में बहुत सारा वर्क देते हैं, जिस वजह से वो विंग के ख्यालों से बाहर आ सके और एक नॉर्मल लाइफ जी सके, पर ऐसा कभी होता नहीं है। वांगजी कभी कभी तो सच में अपने वर्क में खो जाता है, पर मैक्सिमम टाइम वो विंग के ही ख्यालों में खोया रहता है और ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर चिल्ला देता है, जिस वजह से ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ वांगजी से बहुत डरते हैं। जहाँ लैन सिचन का नेचर बहुत पोलाइट है, वांगजी बहुत ज़्यादा ही रूड और एरोगेंट है। अगर काम उसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ या उसके हिसाब से नहीं हुआ तो वो हर किसी पर चिल्ला देता है और ये बातें विंग के जाने के बाद बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। लैन सिचन वांगजी के इन सारे बिहेवियर को जानते हैं, पर फिर भी वो कोशिश करना चाहते हैं अपने भाई को वापस लाने की, जिस वजह से वो हमेशा ही वांगजी को बहुत सारा काम देते हैं। आज भी वो वांगजी को ज़बरदस्ती खींचते हुए अपने साथ ऑफिस लाते हैं और उसे अपने केबिन में भेज देते हैं और सिचन खुद अपने कैबिन में चले जाते हैं। जैसे ही वो कैबिन में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि एक पर्सन ऑलरेडी एक फ़ाइल लेकर उनके डेस्क के पास खड़ा है। सिचन जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। वो पर्सन सिचन को बो करता है और एक फ़ाइल उनकी तरफ कर देता है। सिचन वो फ़ाइल लेते हैं और वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। सिचन उस फाइल को पूरी तरीके से पढ़ते हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। अचानक सिचन के मोबाइल में बहुत सारी नोटिफिकेशन बजने लगती हैं, मतलब नोटिफिकेशन रिंग्स बजने लगती हैं। लैन सिचन अपने मोबाइल को लेते हैं और उन सारे नोटिफिकेशंस को चेक करने लगते हैं। उनके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ चुकी थी। वो तुरंत अपने डेस्क से उठते हैं और बाहर की तरफ चले जाते हैं। फिर से 3 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद सिचन उस ऑर्फनेज के बाहर खड़े थे। वो अंदर तो नहीं जाते, पर बड़े से मेन गेट के बाहर से ही अंदर का नज़ारा देखने लगते हैं। उन्हें वो पर्सन फाइनली दिख जाता है जिस पर्सन के लिए वो यहाँ आए थे। उनके चेहरे पर स्माइल थी। वो अंदर तो नहीं जाते, फिर से टर्न लेते हैं और अपने मेंशन की तरफ चले जाते हैं। 3 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद आज फिर से लैन सिचन फाइनली मेंशन के अंदर थे, पर मेंशन के अंदर 2 और पर्सन थे और अंदर का माहौल बहुत कोल्ड बना हुआ था। सिचन ये समझ सकते थे क्योंकि अंदर 2 पर्सन, बहुत ज़िद्दी पर्सन बैठे हुए थे। एक तो लान वांगजी, दूसरा जियांग चैंग। जियांग चैंग वांगजी को पसंद नहीं करता था और ना ही वो वांगजी से बात करता था। इनफैक्ट विंग की मौत के बाद वो वांगजी से नफरत करता था और बहुत से बार उन दोनों की बहस भी हुई थी, आर्ग्यूमेंट भी हुई थी और इनफैक्ट कई बार तो उनकी फाइटिंग भी हो जाती थी, क्योंकि जियांग चैंग विंग की मौत का जिम्मेदार सिर्फ वांगजी को समझता था। क्योंकि वांगजी अगर उसके साथ इतना क्रूअल बिहेव नहीं करता तो हो सकता था कि विंग बच सके, पर आज विंग उनके बीच में नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ लान वांगजी था। सो जियांग चैंग वांगजी से नफरत ही करता था। लैन सिचन अंदर आते हैं और उन दोनों के पास ही काउच पर बैठ जाते हैं। वो
कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं और उन दोनों के सामने जो टेबल था उस पर रख देते हैं और एक फ़ाइल भी। जैसे ही उन दोनों की नज़र उन फोटोग्राफ्स पर जाती है, वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे और वो खड़े हो जाते हैं और उस टेबल पे से उन फोटोग्राफ्स को लेकर कलेक्ट करके अपने हाथ में देखने लगते हैं। वो बहुत शॉक थे और सारे फोटोग्राफ्स देखने के बाद वो लैन सिचन की तरफ कंफ्यूजिंग फेस के साथ देख रहे थे। लैन सिचन उस फाइल पर इशारा करते हैं। जियांग चैंग तुरंत उस फाइल को उठा लेता है और पढ़ने लगता है। लान वांगजी भी जियांग चैंग के साइड में खड़ा होता है और जियांग चैंग के हाथ से ही उस फाइल को रीड करने लगता है। ये शायद फर्स्ट टाइम था कि वो दोनों एक दूसरे के क्लोज थे, वरना तो हमेशा एक दूसरे को खाने के लिए करते हैं। पर फिर भी वो दोनों बहुत स्ट्रेट फेस के साथ वो सारी फाइल पढ़ने लगते हैं। उन दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो दोनों फिर से लैन सिचन की तरफ देखने लगते हैं। लैन सिचन उन दोनों को बैठने का इशारा करते हैं। वो दोनों तुरंत लैन सिचन की बात मानकर एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह नीचे काउच पर बैठ जाते हैं। लैन सिचन अपनी बात बताना स्टार्ट करते हैं। कल रात से उनके साथ जो भी हुआ वो सब उन दोनों को बता देते हैं। उन दोनों के चेहरे पर स्माइल थी और लैन सिचन के भी। लैन सिचन उन दोनों को लास्ट सेंटेंस ये बताते हैं कि वो श्योर नहीं है। हो सकता है कि ये उनकी गलतफहमी हो, क्योंकि उन्होंने उस पर्सन को कभी नहीं देखा, ना कभी उस पर्सन से वो मिले हैं, जिस वजह से वो ये श्योरली नहीं कह सकते कि वो वही पर्सन है। पर फिर भी दिखने में वो दोनों सेम हैं, वो दोनों नोट करते हैं। और तब सिचन उन दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे हम ये पता लगाए कि क्या वो वही पर्सन है। वो दोनों भी सोचने लगते हैं। करीबन 1 घंटे बाद बहुत गहरी सोच से बाहर निकलते हुए वांगजी उन दोनों को एक आइडिया देता है। पहले तो लैन सिचन इस आइडिया को डिनाई कर देते हैं, क्योंकि यह आइडिया थोड़ा रिस्की था। पर फिर भी कोई और रास्ता ना देखते हुए या ना पाते हुए लैन सिचन इस आइडिया को अग्री कर देते हैं। दूसरे दिन सुबह ही वो तीनों मिलकर इस आइडिया को वर्क में लाते हैं और करीबन दोपहर के वक्त उस ऑर्फनेज के बाहर कुछ कार्स रुकती हैं और उस कार में से करीबन 5 से 6 लोग बाहर आते हैं। उन सब ने फुल्ली ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए थे। वो सारे लोग अंदर ऑर्फनेज में जाते हैं और जैसे ही उन्होंने एंटर किया था, वेनिंग उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। वो सब वेनिंग की तरफ देखते हैं, ग्रीट करते हैं उसे, और उनमें से एक पर्सन आगे आता है और वो पर्सन वेनिंग को एक एनवलप देता है। वेनिंग उस एनवलप को देखता है, फिर उस पर्सन को देखता है, पर फिर भी वेनिंग वो एनवलप ले लेता है और उसे ओपन करके देखता है। उस एनवलप में जो पेपर थे उन सबको पढ़कर वेनिंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि वो एक नोटिस था, एक लीगल नोटिस। ये लैंड जिस पर ये ऑर्फनेज था, एक्चुअली ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी और की नहीं, लैंड्स की थी। और अब उन्हें नोटिस मिला था कि ये लैंड्स को बिलोंग करती है प्रॉपर्टी, जिस वजह से उन्हें ये प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। वेनिंग इस लेटर को पढ़कर बहुत शॉक था, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब एक पर्सन आगे आता है और वो वेनिंग को कहता है कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी, वरना आप सब लोगों को हम ज़बरदस्ती निकालेंगे, क्योंकि लैंड्स को यहाँ कोई प्रोजेक्ट करना है, जिस वजह से 24 घंटे में ये प्रॉपर्टी खाली हो जानी चाहिए। इतना बोलकर वो सारे पर्सन्स वहाँ से निकल जाते हैं। वेनिंग अभी भी शॉकिंगली उन सब लोगों की तरफ देख रहा था। बाद में वो अंदर जाता है और कुछ लोगों को कॉल करता है। वेनिंग बहुत परेशान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। करीबन 4 से 5 घंटे बाद एक एक करके वो सारे पर्सन वहाँ आने लगते हैं जिन्हें वेनिंग ने कॉल किया था। वो सारे अभी ऑर्फनेज के ऑफिस रूम में जमा हुए थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उस नोटिस की तरफ भी। सब ने वो नोटिस पढ़ लिया था। लास्ट में एक पर्सन आता है जिसने अपने फेस को मास्क से कवर किया था। उस पर्सन को भी बहुत हड़बड़ी में बुलाया गया था। जब वो पर्सन रूम में एंटर करता है तो सबका ध्यान उसी पर्सन की तरफ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है,
वेंचिंग जो वेनिंग की बहन थी और इस ऑर्फनेज की केयरटेकर थी, वो तुरंत उस पर्सन को ये नोटिस दे देती हैं। वो पर्सन उस नोटिस को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ता है और अपने चेहरे पर जो मास्क था वो उसने रिमूव कर दिया था। उसके चेहरे पर एक स्मग था और कुछ देर तो वो पर्सन उस नोटिस को घूरता है। बाद में उस नोटिस को अपने दोनों हाथों के बीच बहुत ज़ोर से स्क्वीज़ करता है और उसे फ्लोर पर फेंक देता है। उस पूरे नोटिस के उसने बॉल बनाकर नीचे फेंक दी थी और वो पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरे पर बहुत गुस्सा था। उस रूम में मौजूद चारों पर्सन उस पर्सन की तरफ देख रहे थे। एक वेनिंग था, वेंचिंग थी जो वेनिंग की बहन थी, साओ शिनचैन था और सोंगलैंग था। वेंचिंग आगे आती है और वो उस पर्सन के शोल्डर पर हाथ रखती है। वो पर्सन बहुत गुस्से में था पर फिर भी वो खुद को काम डाउन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वो उन चारों पर्सन की तरफ देखता है। तब वेंचिंग उससे पूछती है कि आगे क्या करना है। तब वो पर्सन अब थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। वो अपने चेहरे पर एक स्मिक लाता है और कहता है 24 घंटे ना, 24 घंटे बाद देखेंगे क्या करना है। इतना बोलकर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो चारों पर्सन सिर्फ उसे जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। ये बहुत बड़ा मैटर था पर फिर भी कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था। इनफैक्ट सब बहुत टेंशन में थे पर फिर भी उन सब को उस पांचवें पर्सन पर बहुत ज़्यादा यकीन था, जिस वजह से वो भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते और वहाँ से निकल जाते हैं। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.